नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हल्ला बोल में हम मौजूद हैं हावड़ा से। जी हां, 80 साल पुराना ये ब्रिज है, लेकिन देखिए 35 साल तक वाम दलों का शासन, फिर ममता का एक दशक। इस बार किसकी तरफ जाएगी बंगाल की जनता? बंगाल के महासंग्राम में प्रचार खत्म, खेला शुरू। जी हां, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि पहले दौर का मतदान जो परसों यानी 27 तारीख को होना है 30 सीटों पर बंगाल में, उस पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और एक तरह से बंगाल की राजनीति का वो खेल शुरू हो गया है जिसमें तमाम पार्टियां पूरी राजनीतिक ताकत झोंक चुकी हैं। वरना सोचिए ना, देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम नेता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लगातार बंगाल में प्रचार करते रहे। ममता ने हर हाल में पूरी ताकत झोंकी है। वाम दल, कांग्रेस, आईएसएफ सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराएंगे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन कैसे, अब प्रचार खत्म, खेला शुरू। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए सबने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस। रॉयल बेंगल टाइगर हारते जाने ना। रॉयल बेंगल टाइगर बीजेपी के पुनर्मुषी को भव करबे। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौभांड लेकर आई। এই ভাঙা পায়ে যা খেলবো না, বিজেপি তোমাকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দেবো। अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী नारायणी नमस्तुते। 27 मार्च को 30 सीटों की लड़ाई है। मुद्दों न ली अंगड़ाई है, अब बारी वोटरों की आई है। बीजेपी हो या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ने भी अपने तमाम दांव आजमाए हैं। पहले चरण के प्रचार का दौर अब थम चुका है। शोर अब वादों की आजमाइश का इंतजार कर रहा है। ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। खुद पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार किया है। अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। प्रचार के आखिरी दिन बंगाल में कोबरा वाली फुफकार मारने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। ये बोल रहा हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। कॉन्फिडेंट हो? यस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। तो टीएमसी सांसद नुसरत जहां भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने बांकुरा में उतरी। पहले चरण की 30 सीटों के लिए जिन जिन जिलों में मतदान होना है उनकी फहरिस्त भी देख लीजिए। पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुरा में 27 मार्च को मतदान होना है। इन पांचों जिलों को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पिछले 10 सालों से यहाँ टीएमसी का दबदबा है, लेकिन इस दफा बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। এবং সেই জন্য আগামী দিন মা বোনেরা, আমি যাবার আগে বলবো, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে। ये दीदी जहां जहां घूमती है वहां डराती है लोग, निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। बंगाल में मुद्दों का खेला हुआ तो बीजेपी और ममता में खूब वार पलटवार हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर। আর বিজেপি ভোট পাবে? বলুন, গ্যাসের বদলে ক্যাশ চাই। গ্যাস হবে না, গ্যাস বিনা পয়সায় দিতে হবে। গ্যাস 900 টাকা দিয়ে কিনবো না। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी नेता की जुबान तो बेलगाम ही हो गई। जी हाँ, बीरभूम से टीएमसी नेता शेख आलम ने कह दिया कि बंगाल में इतने मुस्लिम हैं कि 4-4 पाकिस्तान बना सकते हैं। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয় 4-4টে পাকিস্তান হবে। কোথায় যাবে ভারতবর্ষের এই 70%? আপনারা বলতে পারেন যারা হিন্দু মুসলমানের ভাগাভাগ করে
আগে মৌসুম ফেলতে চাই, তাহলে লড়াই করছি আমরা বাংলা, সোনার বাংলা করবো। কি দিয়ে সোনার বাংলা করবে? আপনাদের মতো মানুষগুলোকে নিয়ে যদি সোনার বাংলা করতে না পারে, তাই কিসের জন্য সোনার বাংলা? আমরা এক একটা ইট, এক একটা সিমেন্ট, এক একটা রড। टीएमसी नेता के इस बयान पर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है। তার কথা শুনে ওনার দলের লোকেরা অলরেডি বলতে শুরু করে দিয়েছে कि 30% যদি এক জায়গা হয়ে যায় তাহলে ভারতবর্ষে 4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। शेख आलम ने पहले तो अनाप शनाप बोल दिया, अब बैकफुट पर आ गए हैं और सफाई दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के बयान के जवाब में ऐसा बोला था। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर निखिल प्रसून जुड़ गए हैं, रोहन गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, रिजू दत्ता हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ गए हैं और हमारे साथ अब निजेश अवस्थी जी आरएसएस के जानकार चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज आपके साथ मैं रिजू दत्ता जी शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, प्रचार थमा है, लेकिन आज पहले दौर के मतदान के लिए 30 सीटों के लिए प्रचार खत्म हुआ है और आज के दिन ये जो पाकिस्तान लेकर आई है, अब आपकी पार्टी के नेता लेकर आए हैं। क्या मतलब है? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी की बुराई करते करते आप वही बन गए हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान हर मुद्दे पर करते हैं। अब तो आपके नेता ने कर डाला है सर। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये चीज शुरुआत हुआ है जब से अमित मालविया ने इसको बढ़ा चढ़ा के बोला है। देखिए, हम लोग इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, नंबर नहीं डालते हैं। ये लोग 70, 35, शुभेंदु अधिकारी झारग्राम में जाकर बोल रहे 2,13,000 एक तरफ है, 62,000 दूसरे तरफ है। इस बंदे का ये शायद इसका बोली में कुछ मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, बट ये बोलना चाहे कि अगर आप लोग हमें 30% में जोड़ रहे हो तो भारतवर्ष में इतने मुसलमान रहते हैं कि उससे 4 पाकिस्तान बन जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि हम भारत या बंगाल के खिलाफ है। ये कैसा बात है? कोई यहाँ पर इस देश का एक भी निवासी इस देश के खिलाफ नहीं है और जो देश के खिलाफ है उसके खिलाफ हम हैं। जो स्पिन दे रहे हो ना आप रिजू दत्ता जी, बोलिए रिजू दत्ता जी, जब बहुत सारे रन हो, लास्ट ओवर में बहुत सारे रन बनाने हो मैच जीतने के लिए, तो कई बार इस तरह ये जो आप स्पिन देने की कोशिश कर रहे हो ना पूरे मामले को, जरा सा सोच समझ के बोलिए ना। जो गलत है वो गलत है, आपको भी पता है कि जो उन्होंने कहा है वो गलत है। आप अगर उसी आइन, आप बीजेपी की क्या बुराई करते थे? सांप्रदायिक पार्टी है, हर चुनाव में पाकिस्तान को लेकर आते हैं, लेकिन इस बार तो ये ताज आपको अपने सिर पर रखना होगा ना कि आपकी पार्टी के नेता लेकर जो सच है उसको स्वीकार करना। नहीं, अंजना जी, इसमें कोई स्पिन का बात नहीं। जब हमारे पार्टी के एक सांसद ने एक गलत बात बोला था कल्याण जी ने, तो मैंने ही खुद आपके चैनल पे बोला था कि ये गलत है तो गलत है। जब दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी का अपमान किया था, मैंने बोला गलत है, गलत है। इस बंदे का जो बात है, असली बात है, इसको हमको लग रहा है थोड़ा ज्यादा थोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये इतना गंभीर बात है, अगर गंभीर बात बोलता तो हम इसका खंडन करते और इसके खिलाफत करते। ठीक है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। डॉक्टर निखिल प्रसून, जवाब दीजिए। और इसी के साथ आज जिस तरह से चुनावी संग्राम, एक बार फिर से वो खेला के ही इर्द गिर्द, चाहे वो गृह मंत्री हो, सभी ने जो आज चुनावी ताकत झोंकी है। योगी आदित्यनाथ, देखिए, तृणमूल के महाशय का जो कर्तव्य है, इसने अपने आप में उत्तरित प्रश्नों को जन्म दिया है जिनके उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। ये पूरी तरह एक अराजकता का परिचायक है। जिस तरह तुष्टीकरण की रणनीति पर पिछले 10 वर्षों से यहाँ का शासन चल रहा है, जिस तरह समूची सामाजिक संरचना को छिन्न भिन्न कर दिया गया है, जिस तरह सरकारी संसाधनों का बेजा इस्तेमाल एक व्यक्तिगत कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है, वो 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाता है। जिस तरह यहाँ खागड़ागढ़ में बम ब्लास्ट होते हैं, जिस तरह बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को यहाँ राशन कार्ड देकर के गलियों में वहाँ अपनाया जाता है और बिहार और महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को बाहरी कहा जाता है। एक सेकंड, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कान में मेरी आवाज जा रही है? तो एक बार सुनिए, काउंटर क्वेश्चन है। आपने कहा एक व्यक्तिगत कम्युनिटी को सिर्फ फायदा पहुंचा रही है। व्यक्तिगत कम्युनिटी क्या है, इसका क्या मतलब है, अर्थात? वो तो तुष्टीकरण की रणनीति से स्पष्ट हो गया। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, जिस तरह जो इमामों को जिस तरह भत्ते की घोषणा की गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद वक्फ बोर्ड के माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई। पुजारियों के लिए जिस तरह बाद में आधे अधूरे मन से एक भत्ते की घोषणा की गई, जिस तरह समाज में ये कहा गया कि ये लोग बाहरी हैं, जो लोग बिहार से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय बाहरी हैं और सारे घुसपैठी अंदर हैं। जिस तरह आईएएस और जेएमबी का स्लीपर सेल यहाँ पर मिलता है, जिस तरह जिले जिले में
बमों की फैक्ट्रियां बरामद हो रही हैं, जिस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे नीचे चला गया, स्वास्थ्य में जो नीति आयोग की रिपोर्ट उसमें 11वें स्थान पर है, पर कैपिटा इनकम में पूरे देश के औसत से 11,000 रुपया कम है, जिस तरह किसानों को 8400 करोड़ रुपए नहीं मिल पाए, जिस तरह एक नेशन एक राशन कार्ड का लाभ हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको नहीं मिल पाता है, जिस तरह से यहाँ आयुष्मान भारत योजना को ध्वस्त कर दिया गया, जिस तरह से समाज में तोलेबाजी और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप दे दिया गया, इस तरह से यहाँ का समूचा सामाजिक संरचना छिन्न भिन्न होने के कगार पर है। और कल हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई जो दिनहाटा में, और इसके लिए कौन दोषी है इसका अन्वेषण होना चाहिए। 140 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की बलि ले ली गई, रोहन जी एक भी मुद्दे पर अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ। ठीक है जवाब चाहिए। ठीक है रोहन जी, रोहन गुप्ता जी को दिखाइए जरा। रोहन जी, अब तो स्थिति ऐसे आ गई है कि बीजेपी कहती है कि इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द जो है यहाँ का खराब कर दिया, वो कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये लड़ाई जो बंगाल की है, इसमें बंगाल की बेटी बनाम बीजेपी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ उनके तमाम लेफ्टिनेंट्स मैदान में हैं, आप लोग कहाँ हैं? आज प्रचार खत्म हुआ है और हम लोग जमीन पे है। देखिए अंजना जी, जिस प्रकार से ये चुनाव प्रचार हुआ है, ये मोदी दीदी के अहंकार की और बंगाल की जनता के स्वाभिमान की लड़ाई हो चुकी है। कई लोग बोलते हैं कि हम तो चौकीदार हैं, कई लोग बोलते हैं हम पहरेदार हैं। हकीकत यह है कि बंगाल की दुर्दशा करने में ये दोनों लोग भागीदार हैं। अंजना जी, मुझे बताइए, 10 साल से जो राज्य सरकार सत्ता में है या 7 साल से केंद्र सरकार सत्ता में है, आज वो सोनार बांग्ला की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है कि भूतकाल में क्या हुआ? मैं आपको बेरोजगारी की बात करूं, कर्ज की बात करूं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात करूं, कट मनी की बात करूं, आपदा में अवसर आमफान की बात करूं, केंद्र सरकार के वादों की बात करूं, दोनों ने मिलकर बंगाल की जो दुर्दशा की है जवाब तो देना पड़ेगा। दोनों की मजबूरी है अंजना जी के मुख्य मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आप अगर हमारी रैली देखेंगे, जिस प्रकार से नहीं, लेकिन अब तो बात करके ज्यादा फायदा नहीं है। एक सेकंड, अब तो प्रचार का टाइम खत्म हुआ सर, अब तो प्रचार का टाइम खत्म हुआ। परसों लोग वोट डालेंगे 30 सीटों पर। आप बताओ ना, जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हो? और अगर रोहन गुप्ता जी बता ही दें कि इस बार आपकी सरकार बन रही है, वो दावा भी कर ही दीजिए लगे हाथ, अगर आप इतने ही आश्वस्त और कॉन्फिडेंट हैं तो। बिल्कुल गुप्ता जी, हाँ देखिए अंजना जी, दावा वोट कितने देने जनता के ऊपर। आप लोग भी 200 पार, अहंकार में कभी ये खेला तीनों पार्टियां 200 क्या कर रहे हैं? आप जनता का अपमान कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं सरकार, बिल्कुल नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग इतने अहंकारी नहीं। हम ये कहेंगे कि वहां पे जो सरकार बनेगी वो 100% लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें होंगी, कितना वो आंकड़ा, वो अहंकार हम नहीं दिखाना चाहेंगे। 200 पार और 75 पार के वादों का हरियाणा में क्या होता पूरे देश ने देखा है। ये अहंकार नहीं चल सकता अंजना जी। मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि जनता के मुद्दे कहां पे है? आप लोग पहरेदारी और चौकीदारी की बात करते हैं, आप लोग जनता के मुद्दे कहीं ला ही नहीं रहे। इनका हाल ये है भाजपा का कि आप वोट तो जाने दीजिए, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और वो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। दीदी कहती है खेला हो बे, अब जनता की तो बात कीजिए। आपने जो 10 साल आपने काम किया उसका जनता के सामने दिखाइए, लेखा जोखा दीजिए। वो तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, ये उनकी मजबूरी है अंजना जी। जब तक मुद्दे से नहीं भटकाएंगे तब तक इन दोनों की जो नफरत की राजनीति है नहीं चलेगी। दोनों नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, दोनों जो बंगाल की अस्मिता है उसके खिलाफ जाके वहां पे प्रचार कर रहे हैं और जनता देख रही है वो चीज। अंजना जी, जनता की आवाज में आपको चैनल पे या सर्वे में जो दिख रहा है और जनता की आवाज आप देखेंगे, क्या फर्क है हम देखेंगे। नहीं, लेकिन आपको रोहन जी ये भी समझना पड़ेगा कि खेला होबे का गाना बज रहा है और लोग नाच रहे हैं। बीजेपी चाहे गाना बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे हैं। मैं तो आपने दावा किया कि आप जमीन पर है, कितना है? अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, 1 महीने का वक्त है। जल्दी से एक बार अभिजीत अवस्थी जी आपके पास आते हुए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने शुरू से ही पूरी नींव यही रखी कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है। ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, जिसकी वजह से सभी हिंदुओं को एक साथ होकर हमारी तरफ आना चाहिए, हमारे लिए वोट करना चाहिए। अब तो इम्तिहान की घड़ी खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो मामला पूरा बंगाल की बेटी बनाम बाहरी बनता चला जा रहा है। क्या कहिए अंजना जी? बीजेपी ने मुद्दा इसलिए बनाया क्योंकि वहां पर स्थितियां ये थी। मुद्दा बीजेपी ने बेशक बनाया हो, लेकिन टिप्पणी कोर्ट की थी। कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या है ममता सरकार के बारे में? जान लीजिए, सरस्वती पूजन के बारे में, हनुमान जयंती के बारे में, रामनवमी के बारे में क्या उनकी है, दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के बारे में। मैं अंजना जी आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो आज शेख आलम का बयान आया, ये कोई पहली बार नहीं आया है।
इससे पहले टीएमसी का मंत्री कह चुके हैं ये मिनी पाकिस्तान बन रहा है यहाँ पर। वहां पर जिस तरीके से ममता बनर्जी कहती हैं कि दूध देने वाली गाय की तो मैं लात भी सहूंगी, दुलत्ती भी सहूंगी, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बताया कि किस तरीके से वहां पर इमामों के लिए भत्ता या अन्य सुविधाएं पूरी तरीके से खोल दी गई। क्या ये देश के संविधान और देश की इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं क्या आप सब लोग या हम सब लोग? धर्मनिरपेक्षता को मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं चाहता नहीं कि कोई बीच में बोले। जवाब देना आप बात पूरा कर लेंगे। ये जो पाकिस्तान की ग्रंथि और 30% की बात है ना, कोई कहता है कि 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस बुला लो, पुलिस हटा दो तो हम दिखा देंगे। ये क्या है इस देश में? ये सब धर्मनिरपेक्ष है, ये सब धर्मनिरपेक्ष लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। और अगर कोई ये कहता है, आप एक बात बताइए कि सोने की चिड़िया होती थी भारत, कहते थे ना, और उसी कारण सोने की चिड़िया के बाद परतंत्र होने के बाद क्या हाल हुआ? क्या हम परतंत्र हो जाएं? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए क्या कि देश में जो लोग अभी भी पाकिस्तान की ग्रंथि से ग्रस्त हैं, क्या उनके खिलाफ उनको आइसोलेट करना जरूरी नहीं, उनको एक्सपोज करना जरूरी नहीं? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए क्या ये देश के संविधान, स्वतंत्रता और हमारी अस्मिता के लिए जरूरी नहीं है? किरण रिजिजू को माफ कीजिएगा, रिजू दत्ता को दिखाइए, वो जवाब देंगे। रिजू दत्ता को दिखाइए, रिजू दत्ता जवाब दीजिए। ये आप ये सोचिए। बोलिए अंजना जी, बोलिए सवाल पूछिए। मेरा सवाल आप सुनिए। देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग हमेशा ये कहते हैं ना कि नफरत की पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे, अगर आदमी का रिलीजियस आइडेंटिटी यानी उसकी धार्मिक पहचान ही नींव होगी उसकी, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर तो वोटर अपना धर्म देखे और धर्म के आधार पर वो वोट करेगा। उसको आप बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, नौकरी, फैक्ट्री, इन सब से आप उसको दरकिनार कर दीजिए। उसके दिमाग में बस ठूस दीजिए कि इतने % हम हैं, इतने पाकिस्तान बन जाएंगे। ये उनको कह दे देंगे कि हिंदुत्व को बचाना है तो ये कर दो। ये तो फिर पूरे लोकतंत्र को आप उसकी नींव से कमजोर कर रहे हैं ना। और आप भी उसमें भागीदारी है, अब आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए अंजना जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और मैं सारे प्रवक्ताओं को जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं तो एक हिंदू हूँ और मैं गर्वित हिंदू हूँ, पर मैं गर्व के साथ ये भी कहता हूँ कि मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं जो हमसे छोटे हैं, जो किसी और धर्म के हैं, वो उसको हम नीचा करके दिखाएं। हर AK-47 पकड़ने वाला आदमी जैसे आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, वो आतंकवादी होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। वैसे हम लोग जो पैदाइशी हिंदू है, अगर हम कट्टरता करें तो हम हिंदू भी नहीं होते हैं। हम धर्म अपनी जगह पे है। अब हमें जो हमारे से छोटे हैं उनको भी बड़ा करना और हमको खुद को भी गर्वित होना है कि हमारा धर्म क्या है। इससे ये बांटने की राजनीति कौन लाया है इस देश में? बीजेपी की तो सरकार थी वाजपेयी जी के टाइम में भी, तब तो ये बांटने वाली राजनीति नहीं होती थी, क्योंकि वो जोड़ के लोगों को लेके चल रहे थे। अब जो बीजेपी है ये लोगों को तोड़ के चलती है। हमारे प्रदेश में अंजना जी ये एकमात्र प्रदेश है जहां ममता बनर्जी मुफ्त में राशन, शिक्षा, इलाज कराती है। क्या वो किसी का सरनेम, किसी का पहनावा नहीं होता है? किसी को हम अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड देते हैं जहां पर उनको सुविधा मिलती है, जब हम स्टूडेंट कार्ड देंगे किसी के बच्चों को, जवाब मैं दूंगा, तब तो हम एक सेकंड सर, तब तो हम लोग ये नहीं देखते कि किसके सर पे टोपी है या कौन डॉक्टर प्रसून ने दिखाई। ठीक है, भाषा में बात कर रहे हैं। तो ये जो नफरत की राजनीति है, बीजेपी ने ये बीज बोया है और इसका जो है। ठीक है, अपनी जैसी एक जवाब देना चाहते हैं, अपनी जैसी बोलिए अपनी जैसी। अंजना जी, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, जयचंद से लेके कन्हैया कुमार। ठीक है, अपनी जैसी जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स डॉक्टर प्रसून के पास चले। मैं कह रहा हूँ सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मैं मुसलमानों को कोई राष्ट्र विरोधी नहीं कहता, लेकिन जयचंद से लेके कन्हैया कुमार तक, जयचंद से लेके कन्हैया कुमार तक हिंदू थे, लेकिन इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की पूरी साजिश में शामिल है। ये रिजू दत्ता आपके चश्मे में से हिंदू और मुसलमान दिखाई देता होगा, मेरे चश्मे से हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं है। सवाल इस बात का है कि कौन इस देश के साथ है, कौन इस देश के साथ नहीं है, ये है सवाल। मतलब कन्हैया कुमार से रिजू दत्ता का क्या लेना? कन्हैया कुमार से ममता दी का क्या लेना? कहाँ से कहाँ फिट कर दिया? अरे सर, एक ही मॉडल हर जगह थोड़ी फिट हो जाएगा। इन्होंने कहा, रिजू दत्ता ने कहा मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू होने का फर्क नहीं है, आप मत सर्टिफिकेट दीजिए अपने हिंदू होने का। सवाल ये है कि इस देश के साथ है कि नहीं, इस देश की एकता और अखंडता के साथ है कि नहीं, इस देश की अखंडता और एकता के साथ है कि नहीं। पर आप भी तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। ममता बनर्जी है ना,
ये वही ममता बनर्जी जो जय श्री राम के नारे से चढ़ती हैं और आज वहां पर अगला स्तोत्र का पाठ करती हैं। अरे अब राजनीतिक मंच पर धार्मिक नारा ठीक है, अब इसमें अब राजनीतिक मंच पर धार्मिक नारा ठीक है, कल तक वो राजनीतिक मंच पर धार्मिक नारा था, कल तक वो धार्मिक नारा था और राजनीतिक तालमेल थी। आज ये क्या है? आज ये क्या है? अपनी सिर्फ बीजेपी के नेता सच्चे हिंदू हैं, बाकी सभी विपक्षी पार्टियों के नेता एक एक करके आप लोग एक ही रंग में रंग रहे हैं। ये ठीक है, दिलचस्प बात है, जनता समझेगी। आपने कहा आप कन्हैया कुमार, ममता बनर्जी, आपने क्या कहा? मुसलमान कहा, आपने बीजेपी नॉन बीजेपी कर दिया। मैं ऐसे किसी पटवारी में नहीं। सीधा बोल रहा हूं, आपको आप लोगों को आपने बोला सर, आप जितने विपक्षी नेता है सबको कहते हैं वो जय श्री राम नहीं बोलती, वो चंडी पाठ क्यों करती हैं? भैया मैंने हर किसी में है ना, वो कहती है कि चमड़ी उधेड़ दूंगी जय श्री राम कहने से। ये मैंने तो उनके मुंह में शब्द नहीं डाले ना, ये कोई फेक वीडियो तो नहीं था ना। अरे पर वो जय सिया राम भी तो बोलने लगी हैं, जय सिया राम भी तो बोलने लगी हैं। समर्थक है ये। आप देखिए, ये गोडसे के समर्थक अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। जो शेख आलम ने कहा है, डॉक्टर प्रसून, हम सवाल भी करेंगे और मुद्दा भी उठाएंगे। बोलिए ना, गोडसे के समर्थक ये जो एक सेकंड, सबकी आवाज नीचे कीजिए, एक सेकंड। डॉक्टर प्रसून, जरा आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। और वो सवाल ये है कि मुझे तो लगता है शेख आलम जी जो बोला है उससे आप ही लोगों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब पोलराइजेशन के इर्द गिर्द पूरी बात हो रही है, आज प्रचार खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती है बंगाल के लोगों को ये आश्वस्त करना कि वो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि हर मंच से, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो जो कहते हैं आप लोग टूरिस्ट गैंग है, आपके नेताओं को कहते हैं बारी कहते हैं, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ममता कह रही है मैं बंगाल की बेटी हूं और आपको उसको काउंटर करना है जो वो बाहरी आप लोगों को कह रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है वो समाज सुधारकों की भूमि है, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, राजा राम मोहन राय हो, वह सनातन के अनन्य ध्वजवाहक स्वामी विवेकानंद की भूमि है। यहाँ सनातन की परंपरा, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा आज की नहीं है, इसने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया है। और उन्हीं की चेतना से जागृत होकर के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा जो हमने दिया है, उसे पश्चिम बंगाल का जो जनमानस, जिसे हिंसा और रक्त रंजित राजनीति में पहले लेफ्ट और उसके बाद तृणमूल ने झोंका है, अब वो जागृत हो गया है। सनातन गांव-गांव में जो सनातन का सच्चा स्वरूप जागृत हो गया है। आप ये बताइए कि मटुआ समुदाय जो वहाँ शरणार्थी के रूप में है, जो राजवंशी समुदाय है, तो सीएए का विरोध इन्होंने किया। ये एक तरह से दलित विरोधी है, क्योंकि सीएए का विरोध किया इन्होंने, क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि घुसपैठियों को इन्होंने वोटर कार्ड, राशन कार्ड देकर के वोट बैंक बना रखा था। और सच्चे अर्थों में यहाँ की जनता समझ गई है। मैंने विकास के कई पैमानों पर आंकड़े देकर के सिद्ध करने का प्रयास किया। आप यहाँ बताइए, कोरोना का मैनेजमेंट को लीजिए, पूरी तरह से क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी को, यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, ऐसा कतई नहीं। आपसे एक सवाल है डॉक्टर प्रसून, मिस्टर प्रसून, एक सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं घुसपैठियों को ये लोग रोकना, एक सेकंड सर, सवाल तो सुनिए आप लोग। घुसपैठियों को रोकने के लिए हम सीए लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तो जो बाकी 3-4 मुल्क हैं जिनका आपने नाम लिया है, वहां से जो हिंदू आएंगे उनको आप सिटीजनशिप देंगे। घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या कानून है इसमें? ये घुसपैठियों को रोकने का कानून थोड़ी है। देखिए, करीब ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं। सिटीजनशिप देने का है ना, पिछले 4 ये सिटीजनशिप देने का कानून है। देखिए, भ्रम मत फैलाइए। मैंने आपसे पॉइंटेड सवाल पूछा है, इस सवाल का जवाब देखिए। सीएए तो सिटीजनशिप देने का एक्ट है ना, घुसपैठियों को रोकने का कानून थोड़ी है। वो कैसे कीजिएगा? इसीलिए तो भारतीय जुमला पार्टी है। नागरिकता देने का कानून है सीए। घुसपैठ को रोकने पर जो आपने कहा है वो कैसे होगा, कैसे करेंगे उसको? बिल्कुल होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सीएए जो है नागरिकता, उस कानून का विरोध करना उनकी मंशा को दिखाता है, जो कि हिंदू दलित जो कि प्रताड़ित होकर के बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें आप नागरिकता नहीं देना चाहते, जो कि दर दर भटक रहे हैं। इससे आपका हिंदू विरोध और दलित विरोध झलकता है, ये पहली बात। दूसरी बात कि आपने बॉर्डर पे क्या किया पिछले 5 वर्षों में, और राज्यसभा में स्टेटमेंट है हमारे गृह राज्य मंत्री का, 4,500 से ज्यादा शिकायतें आई, जिसमें कि 4,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई, 212 कन्विक्शन हुआ, क्योंकि कन्विक्शन लोकल पुलिस करती है। इसका मतलब आप में इच्छा शक्ति का अभाव है। हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। माननीय अमित जी शाह ने कहा है, एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता है जो कि घुसपैठिया हो। हम लोग इस तरह घुसपैठ को रोकेंगे, तो ये हमारा मंतव्य है। इस पर सरकार का रद्द-ए-अमल अभी तक स्पष्ट नहीं है। विकास के हर पैमाने पर सरकार धराशायी हो चुकी है, और जिस तरह यहाँ के संसाधनों पर घुसपैठियों को जवाब देना चाहूंगा।
देखिए इस तरह यहाँ के संसाधन, यहाँ नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं, यहाँ पढ़ा लिखा ठीक है, जरा जवाब सुनिए। सुन लीजिए। देखिए बेरोजगारी का मुद्दा भी इससे जुड़ा है, उससे देश की मिलकर के 14 जवाब करोड़ नौकरी छीनने वाले बंगाल में जाके नौकरी की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या मजाक की बात होगी। देखिए अंजना जी, दुनिया का सबसे बड़ा गिरगिट भी होगा, वो भी भाजपा को रंग बदलते हुए आत्महत्या कर लेगा। इनका सीए भी कलर बदलता है, इनका सीए बंगाल में कुछ और होता है, इनका सीए आसाम में चुप हो जाता है, इनका सीए जो तमिलनाडु में उसका विरोध होता है। ये इनकी हकीकत है। इनकी नैया राष्ट्रवाद और कौमवाद के बीच में डोलती है अंजना जी, और वो दोनों तरीके से अब एक्सपोज हो चुके हैं। बंगाल में मालूम है कि उनको ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए चुप है। पाकिस्तान की बात करें, अरे गोडसे के जो समर्थक है वो आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अंजना जी, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, सुनिए प्लीज। लेकिन रोहन जी बोल रहा हूँ अंजना जी, पूरे देश की जो आपकी रोहन जी प्रॉब्लम क्या है, परेशानी एक में होते सवाल हैं। तो मेरी सुनिएगा बात ना, को एक काउंटर सवाल है अंजना जी, कि मैं खत्म करने दूंगा। आप जब भी मैं आपसे कोई सवाल करती हूँ रोहन जी, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप बीजेपी पर पूरा ऐसे लिख देते हैं। अरे बीजेपी पर ऐसे वो लिखेंगे, आपको तो अपनी काबिलियत के कसीदे पढ़ने चाहिए ना। क्या वहाँ पर मामला शून्य है जिसकी वजह से आप बताइए ना सर कि कांग्रेस पार्टी क्या सोल्यूशन दे रही है, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी घुसपैठियों के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी नागरिकता कानून, आप बताइए कि कांग्रेस का क्या कांग्रेस पार्टी, तो फिर आपको लोग सोचेंगे भी क्या विकल्प है। सुनिए कांग्रेस पार्टी की जो मुद्दे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए हमारे लिए जब जनता के पास हम लेके जाते हैं, हमारे मैनिफेस्टो के जो मुद्दे हैं वो क्लियर कट है। हम लोग रोजगारी की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, छोटे व्यापारी की बात करते हैं। आप देखिए हमारे मुद्दे हवा पानी की बात नहीं है। आज ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, सब जगह ही बात कर रहे हैं। आंकड़े देखिए, आज जम्मू कश्मीर में आज आतंकवाद बढ़ा है कि घटा है, घुसपैठ के आंकड़े देखिए बांग्लादेश से बढ़ा है कि घटा है। अरे स्टेट की बात नहीं है, ये देश की बात है। 7 साल की आपकी सरकार है, क्या किया आपने? आप लोग वहां पे कश्मीरी पंडित की बात करते हैं, आज ही स्टेटमेंट आया कि क्या हालत वहां पे कश्मीर पंडित की, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप लोग? हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए, और आप वहां पे जब टिकट देते हैं तब आपको याद नहीं आता है। कब तक देश को और जनता को बेवकूफ बनाएगा? बंगाल की जनता जानती है क्या गलत, और उसमें वोट देगी, मुद्दे पे वोट करेगी। आपका सीए कलर बदल देता है। क्यों आप आसाम में चुप है? क्यों आसाम में नहीं बोल पाते हैं? क्यों आपकी जो तमिलनाडु में आपकी जो सहयोगी वे बोलती है कि हम सीए का विरोध करेंगे? क्यों? ये आपका जो तकवादी है, जो आपकी गोडसे की राजनीति है, इसी को जवाब देने वाला है। के मुद्दे अंजना जी, और एक चीज बताऊं, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार अरे सुन लीजिए, जो किसानों ने काम किया है, जो युवाओं अंजना जी, अरे भैया रोहन गुप्ता जी ठीक है रोहन जी जल्दी क्योंकि से पूछिए जाकर के, जिनके कारण मानक अग्रवाल को आपने पार्टी से निकाल दिया। और उन कमलनाथ से पूछिए जो ये कमरे के अंदर बैठ के कहते थे कि मुझे 90% 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। उनको कहीं उनसे पूछिए जब कौन हिंदू मुसलमान करता है। जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है भगत सिंह कौन है। आप सहारनपुर के अपने एमएलए से पूछिए, आप लोगों को मतलब ही हिंदू मुसलमान करता था। किसान के बीच में बोलता नहीं अंजना जी, समर्थक है अंजना जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। और सवाल किसान जो है आपको पूरा मैंने जयचंद सिंह कन्हैया कुमार रोहन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। आपने भरपूर बोला, बोलने दीजिए। लोगों में पाकिस्तान की बजाई जाती है, इसको समझ चुका है। अंजना जी, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ रही तो पूछिए मुझसे। अब जी मैं जवाब दीजिए। क्या सवाल सीधा है, और वो ये है कि अंत में यही धर्म वाली पॉलिटिक्स, हाँ, उसी का सहारा है, भगवान भरोसे। अंत में मतलब हमसे तो, हमारे लिए तो कहा जाता है हम तो शुरुआत ही वहीं से करते हैं। हम तो अंत में मतलब तमाम मुद्दे अपने हो, बिजली आपका तो फंडा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। उस नवजोत सिंह सिद्धू से पूछिए जो कहता है आप यहाँ पे 65% हो, इकट्ठे हो जाओ तो क्या हल कर दोगे। उस आदमी से पूछो जो कहता है 30% है, चार पाकिस्तान बना देंगे, यहाँ मुसलमान मत कीजिए, पाकिस्तान बना देंगे। उस आदमी से पूछो जो कहता है 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी होगी, उनसे कोई सवाल नहीं। कब तक राष्ट्रवाद के, अरे पाकिस्तान को लव लेटर लिखने वालों चुप हो जाओ, पूरा देश देख रहा है तुमको। अरे कुछ नहीं पाओगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, जनता से 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल लूटोगे आप लोग, जनता से टैक्स का पैसा लूटोगे आप लोग। अरे जनता को लूट के बर्बाद कर दिया है।
आज एलपीजी सिलेंडर के रिफ्यूल के पैसे नहीं है, आप जनता को पीछे लेके जा रहे हो 20 साल। क्या बात कर रहे हैं? कितना कर्ज हो गया, कितनी बैंकें डूबी, कितना राष्ट्रीयकरण हो रहा है, कितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? जवाब दीजिए देश की जनता को। हर मुद्दे पे आप लोग विफल है। कौन से मुद्दे पे सोनार बांग्ला की बात कर रहे हो आप लोग? आपको बोलने में चाहिए 7 साल में रिजू दत्ता पूरा नहीं करने वाले। अब मेरा सवाल रिजू दत्ता से है। 14 करोड़ रिजू दत्ता ये बताइए, घुसपैठ पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मुख्यमंत्री इस इशू को बिल्कुल ही कालीन के नीचे दबा देते हैं? एक सेकंड रिजू दत्ता, क्या वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कालीन के नीचे पूरा दबा देती हैं घुसपैठ के मुद्दे को? उन्होंने ना इसको समस्या के तौर पर देखा, ना उन्होंने कभी सुझाया कि इसको रोकने के लिए क्या करना है, क्यों? अंजना जी, मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ। 2019 में जो हमारे सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जो डीजी है, डीजी अस्थाना जी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था कि 1211 घुसपैठ घुसे थे भारत में, उनको हमने पकड़ लिया और उनकी रिपोर्ट में ये लिखा है कि बांग्लादेश से भारत में कोई घुसपैठ नहीं हुआ। तो क्या अभी हम डीजी अस्थाना पे सवाल उठाए? ये मेरा पहला बात है। और दूसरा, मैं बीजेपी को पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो ये जो चुनावी जुमला पार्टी है आपका, मैनिफेस्टो में इतना बड़े बड़े आप लोग झूठ लिखते हैं। 22 तारीख को तो ठीक है, तो आप ऑन रिकॉर्ड बोल दीजिए कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, कोई अवैध घुसपैठ नहीं हुआ है, कोई अवैध घुसपैठ नहीं हुआ है बांग्लादेश। डीजी अस्थाना जी का 2019 का रिपोर्ट के हिसाब से बंगाल में कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। इनको ये तो सीआरपीएफ का रिपोर्ट है। अब मैं बीजेपी को जवाब देना चाहता हूँ कि बीजेपी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, उनके तो 17 प्रदेश है अब उनके कंट्रोल में, उसमें तो कई प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, बिहार, हरियाणा। क्या हुआ है वहां पर? आपने मैनिफेस्टो में औरतों के बारे में इतना बड़ा चिट्ठा लिखा है, औरतों का आपका प्रदेश का अध्यक्ष तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के ऊपर कटुक्ति करता है, महिला सशक्तिकरण के जो प्रतीक है उनका अपमान करते हैं। आप लोग विकास की बात करते हैं, पेट्रोल 100 रुपए, डीजल 900 रुपए, ये है आपका विकास? आप लोग नौकरी देंगे, 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप लोग बात करते हैं नौकरी की, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। और गरीब यहाँ पर दलितों के बारे में आप लोग सीए आसाम में लागू नहीं करते, और दलितों के बारे में बीजेपी के जो शासित राज्य है वहाँ पर राज्यसभा के पटल पर जो गुना होता है वो सबसे ज्यादा है, बंगाल में नहीं है। तो झूठ राज्यसभा के पटल पर ये राज्य मंत्री क्या है, लोग आपको देख सकते हैं। आप लोग राज्यसभा के पटल पर श्री राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने स्पष्टता से कहा था कि 2016 से लेकर के 2019 तक 4,500 मामले आए हैं। मैं बता रहा हूँ, राज्यसभा के पटल पे गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने स्पष्टता से कहा था कि 4,500 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, उसमें से 41 तो FIR हुआ है, 2,000 लोग अरेस्ट हुए हैं, केवल 212 कन्विक्शन हुआ है। 2,126 किलोमीटर की जो सीमा है बांग्लादेश की, उसमें 60 किलोमीटर का एक चौड़ा रास्ता है जहां की बाढ़ लगाने नहीं दिया जा रहा है। किसी तरह आप सुनिए, सबूतों और तथ्यों के साथ बात करना सीखिए, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप लोग बताइए, 60 किलोमीटर की सीमा है जहाँ की बाढ़ में। रिजू जी आपने अपनी बारी में बोला ना, आवाज नीची करनी होगी फिर मुझे, ये ठीक नहीं है सर। मुझे दर्शकों का वक्त बहुत बहुमूल्य होता है, प्लीज मुझे भी आवाज समझ नहीं आ रही, आप लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं, प्लीज बारी बारी से बोलिए। रिजू जी प्लीज सर। 2,126 किलोमीटर लंबी जो भारत बांग्लादेश की सीमा है वो काफी पोरस है। 396 किलोमीटर ऐसे हिली एरिया, ऐसे जो अनइवन टेरेन है जहां की बाढ़ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 60 किलोमीटर की एरिया के लिए केंद्र सरकार तब से प्रयासरत है कि उसमें बाढ़ लगाया जाए, लेकिन भूमि अधिग्रहण को रखा गया। जो हमारे नित्यानंद राय जी ने कहा कि 4,500 जो शिकायतें आई उसमें 4,000 केवल 212 कन्विक्शन। वो सब मैं समझ गई, वो अब आप रिपीट कर रहे हैं। अरे बात को रिपीट मत कीजिए ना, जल्दी से ये बताइए कि आपके पास उपाय क्या क्या है। सुनिए, बात कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहूंगा दो सवालों का जवाब बस। क्यों मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? दूसरा, राहुल गांधी ने क्यों कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है? सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? आज बंगाल का मुसलमान हमारे साथ है, मुसलमान राष्ट्रभक्त है बंगाल का। कुछ भी मत बोलिए आप, अपने ये हिंदू मुसलमान बंद करिए। राम जी और दुर्गा जी को झगड़वाने वाले के मुंह से ये नफरत कभी हिंदुत्व पर नहीं हुआ है। आप नफरत मत करिए, मैं आपकी हकीकत दिखाऊंगा, आपके चेहरे पे आपकी हकीकत दिखाऊंगा। देखिए
ये प्रधानमंत्री आवास योजना, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये लेडी है जिनका नाम है लक्ष्मी। सुनिए सुनिए, हिंदू मुसलमान की बात करने वाले सुनिए, निखिल प्रसून सुनिए। अरे वो तो आप सुनिए बात को, आप सुन लीजिए। ये है हिंदू लेडी लक्ष्मी जी। आज 24 लाख जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसको विज्ञापन में रखा गया, उसको घर नहीं मिला है। ये आपके विकास की हकीकत है। कौन से मुंह से हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं आप लोग? आपने हिंदू को भी नहीं छोड़ा, आपने मुसलमान को भी नहीं छोड़ा, आपने देश के हर नागरिक को नहीं छोड़ा। ये आपकी हकीकत है। गैस को कहाँ लेके जा रहे हो, डीजल को कहाँ लेके जा रहे हो, विकास की बात नहीं करोगे, हर वादे को जुमला बना दिया। मुझे चलिए, तमाम मुद्दे आप लोगों ने इस 1 घंटे के शो में रखा है। आज प्रचार खत्म हुआ है, शनिवार को पहले दौर का 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बहस में इतना ही। चुनाव प्रचार खत्म और वोटिंग अब परसों। मतदान जरूर डालिए अगर 30 सीटों पर आपकी जगह पर वोटिंग है शनिवार को तो। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी याद दिला दें कि आज हावड़ा से आप हमारा ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। रात 8 बजे राज तिलक में जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जनता दागेगी सवाल और मंच पर मौजूद नेताओं को देना होगा उसका जवाब। देखते रहिए आज तक।